नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय तथा बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। इससे पहले मैंने भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल को याद करने की वीडियो पहले से अपलोड कर दी है। वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो सके। और आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, इसलिए आज की वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सभी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता बोला जाता है मेटकॉफ को, क्योंकि इन्होंने भारतीय प्रेस जो था उनको प्रतिबंधों से मुक्त किया था। इसी कारण से मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोला जाता है। तो आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि मेटकॉफ में लास्ट में एक देखिए शब्द लिखा हुआ है कफ। कफ को कर लेते हैं कॉफ़ी, या फिर आपको पता है कफ में टी भी पीते हैं या फिर चाय भी पीते हैं, बोल सकते हैं आप। तो कुल मिलाकर कफ से रिलेटेड है या फिर कॉफ़ी या फिर चाय से रिलेटेड है। तो सुबह सुबह जब लोग कॉफ़ी या फिर चाय पीते हैं तो आपने देखा होगा वो समाचार पत्र भी पढ़ना पसंद करते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुबह सुबह ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, और कब, जब वो टी या फिर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो कॉफ़ी से आपको कॉफ़ी याद आ जाएगा, मतलब मेटकॉफ, और समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको बोला जाता है, मेटकॉफ को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि किसने भारतीय प्रेस को प्रतिबंध लगाया था, उसको भी हम लोग याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिविल सर्विस व पुलिस व्यवस्था के जनक की। वो बोले जाते हैं कर्नवालिस। साथ ही साथ रंगपट्टनम की संधि भी कर्नवालिस के समय ही हुई थी। तो दोनों चीज़ों को कर्नवालिस से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिविल सर्विस व पुलिस व्यवस्था के जनक की। आपको पता है सिविल सर्विस की बात हो रही है, जो कि रिलेटेड होता है पुलिस से ही ज़्यादातर, या फिर प्रशासन से रिलेटेड होता है। तो कुल मिलाकर पुलिस वाला ही काम होता है। तो यहाँ पर देखिए पुलिस शब्द लिखा हुआ है, कर्नवालिस में आपको कर्ण के बाद शब्द क्या मिल जाएगा, वॉलिस। ठीक है, दोनों के लास्ट में लिस लिस शब्द लिखा हुआ है, पुलिस में पू के बाद लिस और वॉलिस में वा के बाद लिस। तो लिस लिस मैच हो रहा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिविल सर्विस और पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है कर्नवालिस को। ठीक है, याद हो गया ना इस तरीके से आपको ये चीज़। अब हम लोग बात करते हैं रंगपट्टनम के संधि की। तो रंगपट्टनम में आपको शब्द क्या मिल जाएगा, रंग। ठीक है, और कर्नवालिस में आपको वॉलिस याद करने के लिए कर लेते हैं पॉलिश। ठीक है, वॉलिस को पॉलिश कर लेते हैं। पॉलिश करने की बात मतलब रंग पेंट करने की बात। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ को पॉलिश कर रहे हैं तो रंग पेंट कर रहे हैं, तो रंग पेंट मतलब रंगपट्टनम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रंगपट्टनम की संधि किसके समय हुई थी, कर्नवालिस के समय हुई थी। ठीक है, और पुलिस वाला तो आपको याद हो ही चुका है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो वो है दास प्रथा का अंत। वो किया था एलन बरो ने। ठीक है, दास प्रथा का अंत किसने किया था, एलन बरो ने किया था। तो यहाँ पर देखिए एलन बरो में आपको शब्द मिल जाएगा एलियन बोरो, मतलब कोई एलियन है उसको बोरे में डाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई एलियन अगर किसी को मिलेगा और वो उसको बोरे में डाल के पैक करके ले जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक तरीके से उसको गुलाम बना रहा है या फिर कैद करके रख रहा है, जैसे दास को कैद करके रखते हैं। तो दास फॉर दास प्रथा का अंत, और एलियन को बोरे में डाल के ले गया था दास बनाने के लिए, तो एलियन और बोरे से हो जाएगा एलन बरो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एलन बरो जो है उन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत से वर्मा के अलग होने की। वर्मा, जिसका वर्तमान में नाम म्यांमार है, तो वो भारत से अलग हुआ था वेलिंगटन के समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेलिंगटन में आपको शब्द मिल जाएगा वेली गट। ठीक है, मतलब बिल्ली गट कर गई है। और म्यांमार में आपको शब्द मिल जाएगा म्याऊ मार। बिल्ली जो होती है म्याऊ बोलती है। वर्मा का जो अभी नाम है वो क्या है, म्यांमार है। तो म्यांमार अलग हुआ था वेलिंगटन के समय, तो म्यांमार में आपको शब्द मिल जाएगा म्याऊ मार। म्याऊ जो है बिल्ली बोलती है, तो बोल रहे हैं म्याऊ को मार, मतलब बिल्ली को मार। क्यों मार, क्योंकि बिल्ली गट कर जा रही है। ऐसा समझिए कि किसी के घर में मिल्क रखा हुआ है, तो मिल्क को बिल्ली क्या कर रही है, गट गट करके पी रही है, तो उसको बोल रहे हैं कि म्याऊ को मार। तो म्याऊ मार फॉर म्यांमार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वेलिंगटन के समय जो म्यांमार था वो भारत से अलग हुआ था। याद हो गया ना आसानी से, काफ़ी ज़्यादा फनी तरीका है, तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सती प्रथा पर रोक की, और साथ ही साथ बालिका शिशु वध पर रोक की।
ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। ठीक है, विलियम बेंटिक जो थे उनके समय ये किया गया था। तो यहाँ पर देखिए बेंटिक में आपको शब्द क्या मिल जाएगा, बेटिक, यानी बेटी शब्द आपको मिल रहा है। बेंटिक, बेटी शब्द स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए सती प्रथा पर रोक, यानी सती, सती आपको पता है कौन होती हैं, किसी न किसी की बेटी होती हैं, जाहिर सी बात है ना, महिला होती हैं तो किसी न किसी की बेटी हैं जो कि सती हो जाया करती थी। साथ ही साथ बालिका शिशु वध रोग की बात हो रही है, तो बालिका मतलब ये भी बेटी की बात हो रही है, तो दोनों में आपको बेटी शब्द मिल जाएगा, बेटी फॉर बेंटिक मतलब विलियम बेंटिक। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सती प्रथा पर रोक और बालिका शिशु वध पर रोक किसने लगाई थी, तो विलियम बेंटिक ने लगाई थी। ठीक है, साथ ही साथ एक और पॉइंट है विलियम बेंटिक से संबंधित, वो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो विलियम बेंटिक में आपको यहाँ पर बेंटिक को याद करने के लिए कर लेते हैं बैटिंग। ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा की बात हो रही है तो अंग्रेजी तो आपको पता है, अंग्रेज जो हैं वो क्रिकेट के जन्मदाता माने जाते हैं, है ना। जो अंग्रेज हैं, इंग्लैंड में क्रिकेट का जन्म हुआ था, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज क्रिकेट के जन्मदाता माने जाते हैं। तो अंग्रेज से आपको अंग्रेजी याद आ जाएगी, और क्रिकेट में क्या की जाती है, बैटिंग की जाती है, तो बैटिंग फॉर बेंटिक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किसने किया था भारत में, तो वो किया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो आपको तीन चीजें विलियम बेंटिक से संबंधित याद रखनी है, सती प्रथा पर रोक, बालिका शिशु वध पर रोक, और साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इनसे संबंधित याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बक्सर के युद्ध की। जो बक्सर का युद्ध है वो हुआ था 1765 में। युद्ध कब हुआ है इसको याद करने की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, तो अगर आप नए हैं और आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में पिन करके, आप उस लिंक के जरिए उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको सभी युद्ध और संबंधित वर्ष अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये हुआ था बिन्स्टाट के समय। तो बक्सर को याद करने के लिए कर लेते हैं बस कर, यानी बस को करने की बात हो रही है, BUS बस की बात। और बिन्स्टाट में आपको शब्द मिल जाएगा वेंस, मतलब वैन्स की बात हो रही है। वैन बस एक ही तरीके की चीज़ है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दोनों के दोनों व्हीकल हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था, बिन्स्टाट के समय हुआ था। याद हो गया ना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भूटान युद्ध की। जो भूटान युद्ध है वो हुआ था लॉरेंस के समय। किसके समय हुआ था, लॉरेंस के समय। तो यहाँ पर देखिए भूटान में आपको शब्द मिल जाएगा भुट्टा, भुट्टा की बात हो रही है। और आपको पता है जो भुट्टा होता है उसको सभी खाना पसंद करते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि जो भुट्टा होता है उसको देखकर मुंह में क्या आ जाता है, लार आ जाता है या फिर पानी आ जाता है। तो लार फॉर लॉरेंस। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भूटान युद्ध कब हुआ था, लॉरेंस के समय हुआ था। ठीक है, 1865 के समय जो लॉरेंस था उसी के समय ये भूटान युद्ध हुआ था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लॉर्ड मेयो से संबंधित। जो लॉर्ड मेयो थे इनके समय पहली जनगणना हुई थी। साथ ही साथ कृषि विभाग की स्थापना भी मेयो के समय ही हुई थी। तो आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कृषि विभाग की बात हो रही है। कृषि विभाग मतलब कृषि मतलब एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर में आपको शब्द मिल जाएगा कल्चर। ठीक है, एग्री प्लस कल्चर। तो जो कल्चर होता है वो हम किससे सीखते हैं, तो अपने परिवार से सीखते हैं, और खासकर अपने माँ से सीखते हैं। तो मयो में आपको शब्द मिल जाएगा मैया, या फिर माँ की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कल्चर माँ से सीखते हैं, तो माँ फॉर मेयो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कृषि विभाग की स्थापना किसके समय हुई थी, मेयो के समय 1872 में हुई थी। ठीक है, और जो पहली जनगणना है ये तो आपको पता ही है कि लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और नहीं भी पता है आपको तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जनगणना में आपको शब्द मिलेगा जन, और गणना मतलब लोगों की गणना करने की बात हो रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहली जनगणना थी ये, तो लोग बोल रहे थे कि मैं आऊँ, मतलब कि लोग आतुर हो रहे थे कि उनकी भी गिनती हो जाए। तो एक एक करके लोग आ रहे थे, बोल रहे थे कि क्या अब मैं आऊँ, मेरी भी गणना हो जाए। तो जाहिर सी बात है हर जन ऐसा बोला था कि गणना हो जाए मेरी, तो बोल रहे थे मैं आऊँ, एक एक करके मैं आऊँ फॉर मेयो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहली जनगणना भी किसके समय हुई थी, मेयो के समय हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेटिव मैरिज एक्ट की, जो कि नॉर्थ ब्रुक के समय लागू हुआ था। साथ ही साथ जो कूका आंदोलन है ये भी नॉर्थ ब्रुक के समय ही हुआ था। तो दोनों को नॉर्थ ब्रुक से याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए नेटिव मैरिज एक्ट में आपको शब्द मिलेगा मैरिज। ठीक है, मैरिज की बात हो रही है तो आपको पता है जब मैरिज होती है तो मैरिज हॉल बुक करते हैं, है ना। जब मैरिज होती है तो मैरिज हॉल को बुक करते हैं, बुक फॉर ब्रुक यानी नॉर्थ ब्रुक। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय लागू हुआ था, तो वो हुआ था नॉर्थ ब्रुक के समय। दूसरा है कूका आंदोलन। तो कूका में आपको शब्द मिल जाएगा कूक। कूक को याद करने के लिए कर लेते हैं बुक,
बुक कुक दोनों ही शब्द मिल जाएंगे आपको। कुक बुक एक दूसरे से मैच करते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि कूका आंदोलन किसके समय हुआ था, ये नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था, क्योंकि एक तरफ शब्द लिखा हुआ है कुक और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, बुक। ठीक है, दोनों ही मैच कर रहे हैं, केवल सी की जगह बी लिखने की जरूरत है, बाकी एक दूसरे की तरह ही दिखेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रॉलेक्ट एक्ट की। जो रॉलेक्ट एक्ट है वो आया था चेम्स फोर्ड के समय। तो यहाँ पर देखिए रॉलेक्ट में आपको शब्द क्या मिल जाएगा, रोल। ठीक है, और चेम्स फोर्ड में एक शब्द मिल जाएगा आपको, फोर्ड। फोर्ड को याद करने के लिए कर लेते हैं फोल्ड। ठीक है, फोल्ड करने की बात, तो आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रोल करके फोल्ड करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हम जैसे मान लीजिए चटाई है, चटाई को फोल्ड कैसे करते हैं, रोल करके करते हैं। तो रोल करके कई सारी चीज़ों को फोल्ड करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चेम्स फोर्ड के समय रॉलेक्ट एक्ट आया था। ठीक है, आपको याद हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत में सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की बात। ये शुरू किया गया था लॉर्ड रीडिंग के समय। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, तो परीक्षा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, हमको लिखना पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, परीक्षा देने के लिए रीड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लॉर्ड रीडिंग के समय भारत में सिविल सेवा परीक्षा जो है आयोजित की गई थी। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद हो चुकी है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन के समय महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, उनमें से पहला है बंगाल विभाजन, दूसरा है सीआईडी की स्थापना, तीसरा है सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण जो कि कर्जन ने ही किया था, चौथा है भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना और पांचवा है सिंचाई आयोग की स्थापना। ये सब लॉर्ड कर्जन के समय ही हुए थे। तो सभी को बहुत ही आसानी से एक एक करके याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए विभाजन में आपको लास्ट में शब्द मिल जाएगा जन, विभाजन। कर्जन में भी आपको लास्ट में शब्द मिल जाएगा जन, कर्जन, विभाजन। तो आपको याद हो चुका है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया था, कर्जन के समय किया गया था। ठीक है, और दूसरा देखिए सीआईडी की स्थापना की बात हो रही है। तो सीआईडी में आपको शब्द मिल जाएगा आईडी। आईडी मतलब आइडेंटिटी कार्ड की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए इस टाइम पे आईडी की अगर बात करें तो आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब आईडी है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी को कर्ज चाहिए बैंक से, तो जाहिर सी बात है अगर कर्ज चाहिए तो क्या दिखाना पड़ेगा, पहले तो आईडी दिखानी पड़ेगी, है ना। जब तक आईडी नहीं दिखाएंगे तब तक हमको कर्ज मिलेगा नहीं। तो कर्ज के लिए सबसे पहले आईडी दिखानी पड़ेगी। तो आईडी फॉर सीआईडी और कर्ज से कर्जन। तो याद रखिएगा सीआईडी की स्थापना भी कर्जन के समय हुई थी। इसके बाद है सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा रेल लाइन का निर्माण करवाएंगे तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, है ना। रेल लाइन के निर्माण में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा रेल लाइन का निर्माण कर्जन ने करवाया है। तो कर्जन को कर्ज लेना पड़ा, तब इसने रेल लाइन का निर्माण करवाया सबसे ज़्यादा। तो याद रखिएगा सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण किसने करवाया है, कर्जन ने करवाया है कर्ज लेकर। ठीक है, इसके बाद है भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना। तो याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ विश्वविद्यालय, यानी पूरे विश्व में विद्यालय खोलने की बात। तो अगर पूरे विश्व में विद्यालय खोलेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो ऐसा करने के लिए जाहिर सी बात है फिर से कर्जा लेना पड़ेगा, है ना। पूरे विश्व में विद्यालय खोलने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा फॉर कर्जन। तो याद रखिएगा कि कर्जन के समय ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना हुई थी। इसके बाद बचता है सिंचाई आयोग। तो सिंचाई आयोग में यहाँ पर देखिए सिंचाई की बात हो रही है ना। सिंचाई जो है वो संबंधित है कृषि कार्य से। सबसे ज़्यादा खेतों में सिंचाई की जाती है, किसके द्वारा, किसानों के द्वारा। और आपको ये चीज़ भी पता है कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जाहिर सी बात है फसलें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है उनका। जैसे कि मान लीजिए कभी बारिश हो गई, कभी तूफान आ गया, कभी ओला पड़ गया, इस कारण से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिस कारण से किसानों को काफ़ी ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिंचाई आयोग की स्थापना भी किसके समय हुई थी, कर्जन के समय हुई थी। ठीक है, जिससे कि किसान जो है वो अच्छे से सिंचाई कर सकें और उनका कर्ज जो है वो दूर हो सके। तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कर्जन से संबंधित आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। बंगाल विभाजन, सीआईडी की स्थापना, सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना और सिंचाई आयोग की स्थापना। इतनी चीज़ें आपको कर्जन से संबंधित याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिपन की। तो आपको पता है रिपन के समय सबसे पहले नियमित जनगणना हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी, तो मैंने आपको याद करवा दिया, मेयो के समय हुई थी। जब जनगणना हो रही थी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लोगों की गिनती हो रही थी, लोग खुशी होकर बोल रहे थे कि क्या अब मैं आऊँ,
म्याऊं फॉर मेओ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद हो चुका है। लेकिन नियमित जनगणना कब हुई थी? तो नियमित जनगणना जो है वो हुई थी रिपन के समय। तो आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि रिपन में शब्द आपको मिल जाएगा रीओपन। रिपन रीओपन मतलब पहले तो जनगणना हो गई है, लेकिन नियमित रूप से जनगणना हो रही है, तो जाहिर सी बात है उस डाटा को फिर से रीओपन कर रहे हैं। तो रीओपन मतलब रिपन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहले नियमित जनगणना किसके समय हुई थी? रिपन के समय हुई थी। दूसरा है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन भी रिपन के समय आया था। तो हंटर में आपको हंट शब्द मिल जाएगा। हंट मतलब होता है शिकार करना। तो ऐसा समझिए कि किसी जानवर ने इंसान का शिकार कर लिया। तो जाहिर सी बात है फिर लोग क्या लिखते हैं? रिप लिखते हैं। RIP रिप, रेस्ट इन पीस। तो जाहिर सी बात है रिप लिखते हैं। अगर किसी का शिकार हो गया है तो यानी किसी की डेथ हो गई है तो जाहिर सी बात है आपको याद हो जाएगा कि हंटर कमीशन किसके समय आया था? रिपन के समय आया था। तो आपको रिपन से संबंधित दो चीज़ें याद रखनी है, पहला नियमित जनगणना और दूसरा हंटर कमीशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लिटन की। तो लिटन के समय 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जो कि आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। पहला आपको याद रखना है कि इस समय भारत के पहले अकाल आयोग की स्थापना हुई थी लिटन के समय। दूसरा आपको याद रखना है कि वर्नाकुलर जो प्रेस विधेयक था वो भी लिटन के समय आया था। और तीसरा याद रखिएगा कि भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है वो भी लिटन के समय आया था। याद करवा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अकाल आयोग की बात हो रही है, मतलब अकाल पड़ रहा है। अकाल के टाइम आपको पता है कि अनाज नहीं होता है, ठीक है, तो लोग भूख से मर जाते हैं, उसी को बोलते हैं अकाल हो रहा है, क्योंकि अनाज का उत्पादन ही नहीं हुआ तो लोग भूख से मर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लिटन में आपको एक शब्द मिल जाएगा लिट्टी, ठीक है। लिट्टी चोखे की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये खाने से संबंधित है। तो ऐसा समझिए कि अकाल पड़ गया तो लोगों को अब लिट्टी चोखा भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहले अकाल आयोग की स्थापना किसके समय हुई थी? लिटन के समय हुई थी। दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस विधेयक। तो यहाँ पर देखिए वर्नाकुलर को याद करने के लिए कर लेते हैं वार्म कूलर, ठीक है। वार्म मतलब गर्म होता है और कूलर, तो जाहिर सी बात है वार्म में बिना कूलर के कोई भी नहीं लेट पाएगा, है ना। अगर किसी को लेटना है तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बिना कूलर के नहीं रह पाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिना कूलर नहीं लेट पाएगा, तो लेटना फॉर लिटन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिना कूलर फॉर वर्नाकुलर, ठीक है। तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस विधेयक है किसके समय आया था? लिटन के समय आया था। इसके बाद जो है वो है भारतीय शस्त्र अधिनियम। तो शस्त्र की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर शस्त्र से किसी को मारेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब ये कह सकते हैं कि वो चिता में लेट जाएगा, है ना। लेट जाएगा, अगर किसी को शस्त्र से मारेंगे तो लेटना फॉर लिटन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारतीय शस्त्र अधिनियम भी लिटन के समय आया था। तो लिटन से संबंधित 3 चीज़ें हो गई। पहला हो गया भारत का पहला अकाल आयोग, दूसरा हो गया वर्नाक्यूलर प्रेस विधेयक और तीसरा हो गया भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लिटन से संबंधित याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वेल्लोर के सिपाही विद्रोह की। ये जो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में, ये हुआ था जॉर्ज वार्लो के समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वार्लो वेल्लोर दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं ना, वार्लो वेल्लोर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जॉर्ज वार्लो के समय वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अमृतसर के संधि की। जो अमृतसर की संधि है ये हुई थी मिंटो फर्स्ट के समय। मिंटो फर्स्ट के समय रणजीत सिंह और मिंटो के बीच ये संधि हुई थी। तो यहाँ पर देखिए अमृतसर शब्द लिखा हुआ है। अमृतसर से मुझे एक मूवी का गाना याद आ रहा है, वो है गदर मूवी, जो कि आपको पता है गदर मूवी में सन्नी देओल थे। उसमें एक गाना था कि कब गुजरा अमृतसर कब लाहौर आया करके। तो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बोला हो कि कब गुजरा अमृतसर और कब लाहौर आया, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि अमृतसर कब गुजर गया और कब लाहौर आ गया। मतलब उनको मिनटों का भी पता नहीं चला कि उनके बीच में कोई मिनट का फ़र्क भी है। उन्होंने यही बोला था कि कब गुजरा अमृतसर और कब लाहौर आया, मतलब मिनटों का पता नहीं चला बीच में कि कितने मिनट लग गए। तो आप ऐसे याद रखिएगा मिनट फॉर मिंटो फर्स्ट और अमृतसर से अमृतसर की संधि। तो आपको याद हो जाएगा कि अमृतसर की संधि मिंटो फर्स्ट के समय हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जॉन सॉर से संबंधित कार्यों की। तो जॉन सॉर जो थे उसके समय खुर्दा का युद्ध हुआ था और साथ ही साथ स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वो भी जॉन सॉर के समय ही हुई थी, ठीक है। ये लागू हुई थी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके समय? जॉन सॉर के समय। तो आसानी से याद करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्थायी बंदोबस्त में आपको शब्द मिल जाएगा बंदोबस्त, यानी बस्ता को बंद करने की बात हो रही है। बस्ता मतलब किसको बोलते हैं? बैग को बोलते हैं, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं आपको पता है जैसे ही छुट्टी का टाइम आता है, स्कूल की छुट्टी का टाइम, जैसे मान लीजिए 3 बजे छुट्टी होती है तो 2:30 बजे से ही अपना बैग पैक कर लेते हैं, यानी बस्ता अपना बंद कर लेते हैं।
हैं, ठीक है। और अगर 3 बजे छुट्टी नहीं होती है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब 5 मिनट भी ज़्यादा हो गया ना, तो बच्चे शोर करने लगते हैं, है ना। बस्ते को बंद कर लेते हैं बहुत पहले से छोटे बच्चे, और फिर शोर करने लगते हैं। अगर छुट्टी टाइम पे नहीं होती तो शोर फॉर जॉन, शोर हो याद हो जाएगा, और बंद हो जाता है बस्ता, तो आप ऐसे याद रखिएगा, बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है किसके समय लागू हुई थी, जॉन सॉर के समय। दूसरा है खुर्दा युद्ध। तो खुर्दा युद्ध को आप ऐसे याद कर सकते हैं, खुर्दा में आपको शब्द मिल जाएगा खुरदुरा, ठीक है। मान लीजिए दो चीज़ें हैं या फिर दो प्लेस हैं, एक है चिकना प्लेस और दूसरा है खुरदुरा प्लेस, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज़ से उसको रगड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो खुरदुरा प्लेस है वहाँ से आवाज़ ज़्यादा आएगी, जबकि चिकने वाले प्लेस से आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो शोर होगा कहाँ, जहाँ पे खुरदुरा होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, खुर्दा युद्ध किसके समय हुआ था, जॉन सॉर के समय हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय दंड संहिता की। तो जो भारतीय दंड संहिता है वो लागू हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय, या फिर ऐसा कहिए कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता आई थी। तो यहाँ पर दंड संहिता में दंड शब्द आपको लिखा है, दंड मतलब आपको पता है कानून से संबंधित है, और कैनिंग में आपको कैन शब्द लिखा हुआ है, कन शब्द लिखा हुआ है ना, तो कैनिन कर लेते हैं याद करने के लिए कैनिंग को। कैनिन, कैनिन मतलब कानून, तो कानून से संबंधित है दंड संहिता। तो आप ऐसे याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता किसके समय आई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सहायक संधि व्यवस्था की, जो कि वेलेजली ने लागू की थी। तो याद कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वेलेजली में आपको शब्द मिल जाएगा बिल्ली जली, मतलब कोई बिल्ली है वो जल गई है, तो जाहिर सी बात है उसको सहायता की ज़रूरत है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सहायक संधि व्यवस्था किसके समय लागू हुई थी, वेलेजली के समय लागू हुई थी। आपको पता है कि वेलेजली को बंगाल का शेर भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद से याद रखिएगा। साथ ही साथ जो वेलेजली हैं इनसे संबंधित एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है कि वेलेजली ने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रेसों का जो मुक्तिदाता है किसको बोला जाता है, मेटकॉफ को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रतिबंधों से मुक्त किया था भारतीय प्रेस को। तो मैंने आपको बताया था कि समाचार पत्र कैसे पढ़ते हैं, मतलब कि सुबह के समय पढ़ते हैं जब कॉफ़ी या फिर टी पी रहे होते हैं कफ में, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने मेटकॉफ को याद किया था। तो उन्होंने मुक्त कर दिया था समाचार पत्रों को, या फिर ऐसा बोले कि प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। लेकिन प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो वेलेजली ने लगाया था। तो कुल मिलाकर याद करने के लिए ऐसा समझिए कि वेलेजली में आपको शब्द मिल जाएगा जली, मतलब जलने की बात हो रही है। प्रेस पर प्रतिबंध, प्रेस की बात हो रही है, तो एक प्रेस तो हो गया अखबार वाला, दूसरा प्रेस होता है आयरन वाला, जो कि कपड़े पर करते हैं प्रेस। तो जाहिर सी बात है अगर वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो और कपड़ों पर रख दिया जाए तो कपड़े जल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा हो कि प्रेस करते ही जाए, कैसे भी करें तो प्रेस करते ही सभी कपड़े जल जाएँ, ठीक है, मतलब प्रेस ऐसे बने कि सभी कपड़े जल जाए प्रेस करते समय, तो जाहिर सी बात है कि प्रेसों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी कपड़े जल रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वेलेजली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हार्डिंग सेकेंड की। तो हार्डिंग सेकेंड के समय दो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। पहला हुआ था राजधानी जो है भारत की वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी, और दूसरा कार्य हुआ था जो बंगाल विभाजन किया गया था किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा, उसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो दो चीज़ें हार्डिंग के समय हुई थी, तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हार्डिंग सेकेंड शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई राजधानी, तो एक तो कोलकाता नाम लिखा हुआ है, दूसरा दिल्ली, मतलब दो नाम लिखे हुए हैं, है ना, दो शहरों के नाम। ऐसे ही जो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, तो विभाजन करने पर चीज़ें दो भागों में बट गई थी, है ना, तो विभाजन करने पर दो में बट गया था, उसको रद्द कर दिया गया। तो यहाँ भी दो हो जाएगा, मतलब सेकंड आपको याद हो चुका है। अब हार्डिंग याद करना है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखिए कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई थी राजधानी। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, कुछ भी चीज़ है, उसको आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो, तो जाहिर सी बात है काफ़ी कठिन काम है ना। अगर दूरी तक ले जाना है तो काफ़ी कठिन काम है, लेकिन अगर वहीं पर राजधानी ट्रांसफ़र करना हो तो जाहिर सी बात है ये तो और ज़्यादा कठिन काम हो जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम है राजधानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करना। आपको पता है दिल्ली कहाँ है, और आपको ये भी पता है कि कोलकाता किधर साइड है, तो कोलकाता से दिल्ली काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है ना। पूर्व साइड से आपको आना पड़ता है पश्चिम साइड, या फिर ऐसा बोलिए उत्तर पश्चिम साइड, तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम है, तो हार्ड से आपको हार्डिंग याद हो जाएगा। और ऐसे ही आपको बंगाल विभाजन याद करना है, तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, तो जाहिर सी बात है विभाजन करने की बात हो रही थी, वो विभाजित नहीं कर पाए, ठीक है। विभाजन का जो काम हो रहा था वो विभाजन वाला कार्य
काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, काफ़ी ज़्यादा कठोर था, नहीं कर पाए, इस कारण से रद्द करना पड़ा। हार्ड से आपको याद हो जाएगा हार्डिंग, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हार्डिंग सेकेंड के समय 2 कार्य हुए। पहला, राजधानी कोलकाता से दिल्ली आ गई और दूसरा, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डलहौजी से संबंधित कार्यों की। तो डलहौजी से संबंधित आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला, डाक सेवा का जन्मदाता बोला जाता है, दूसरा रेल सेवा का जन्मदाता, और तीसरा टेलीग्राफ सेवा का जन्मदाता, और चौथा इसकी एक नीति याद रखनी है जो कि आपको याद ही होगी, वो है विलय नीति। ठीक है, विलय नीति किसकी थी? डलहौजी की थी। ये क्या करता था, जहाँ के उत्तराधिकारी नहीं हुआ करते थे उनको अपने शासन में मिला लेता था, मतलब अंग्रेजी शासन में इनको मिला लेता था। तो कुल मिलाकर ये विलय नीति आपको याद है, 3 को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए डाक की बात हो रही है, डाक आपको पता है चिट्ठियाँ पहुँचाने का काम करता है, लेटर पहुँचाने का काम। दूसरा आपको टेलीग्राफ, ये भी आपको पता है, ये भी वही काम करता है, जैसे डाक सेवा काम करती है वैसे टेलीग्राफ सेवा भी काम करती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चिट्ठियों की बात होती है, और चिट्ठियों से संबंधित आपने एक फिल्म देखी होगी बॉर्डर, उसमें जब फौजियों को चिट्ठियाँ मिलती हैं तो वो गाना गाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस गाना है, वो आपने भी सुना होगा, ए गुजरने वाली हवा बता। तो जैसे ही फौजियों को क्या मिलता है, डाक के द्वारा चिट्ठियाँ मिलती है, मतलब लेटर मिलता है, तब वो गाना गाते हैं। तो फौजी फॉर हौजी याद हो जाएगा, हौजी मतलब डलहौजी। डाक सेवा या फिर टेलीग्राफ की सेवा द्वारा उनको लेटर मिला होगा, तब वो गाना गा रहे थे लेटर को लेकर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डाक सेवा का जन्मदाता और टेलीग्राफ सेवा का जन्मदाता किसको बोला जाता है? डलहौजी को बोला जाता है। रेल याद करना है, रेल को क्या बोलते हैं? ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ट्रेन को याद करने के लिए बोल देते हैं ट्रेंड। ठीक है, तो जो फौजी होते हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड ऑफिसर होते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा। दूसरा ये भी तरीका आपको पता है, रेल में फौजियों के लिए एक अलग से डब्बा होता है, उनके लिए स्पेशल सेवा होती है, तो आप ऐसे चाहें तो याद रख सकते हैं। बाकी आपको विलय नीति पहले से याद है। ठीक है, तो याद रखिएगा डलहौजी संबंधित 4 चीज़ें, डाक, रेल और टेलीग्राफ सेवा का जन्मदाता बोला जाता है। बाकी आपको विलय नीति पता ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता और साथ ही साथ कलेक्टर की नियुक्ति करने वाले की, जो कि है वॉरेन हेस्टिंग। तो कलेक्टर को सबसे पहले याद करते हैं। कलेक्टर में देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्ट करने की बात हो रही है। वॉरेन में आपको शब्द मिल जाएगा 2, एक तो वॉर शब्द मिल जाएगा, वॉर मतलब युद्ध होता है, युद्ध के जरिए भी लोग क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, जैसे सोना चांदी जवाहरात ये सब चीज़ें कलेक्ट करते हैं, और ज़मीन भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कलेक्ट फॉर कलेक्टर आपको याद हो जाएगा, वॉर के जरिए कलेक्ट करते हैं, वॉर फॉर वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा यहाँ पर वॉरेन में रेन शब्द लिखा हुआ है, रेन मतलब होता है बारिश, और बारिश का पानी क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। बोला जाता है पानी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको कलेक्ट करना चाहिए, जो रेन का पानी होता है उसको एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। तो आप चाहें तो ऐसे भी इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। दूसरा है न्यायिक सेवा का जन्मदाता। तो न्यायिक में आपको शब्द मिल जाएगा नाविक। नाविक मतलब नाव से संबंधित है, नाव आपको पता है पानी में चलती है। वॉरेन में रेन शब्द लिखा हुआ है, रेन मतलब बारिश की बात। तो जब बारिश होता है, या फिर ऐसा समझिए कि आज से कुछ टाइम पहले जब पुल वाली सेवा नहीं थी, तो जब बारिश हुआ करती थी तो जो नदियाँ होती थी वो उफान में आ जाया करती थी, मतलब बाढ़ आ जाया करता था। तो एक पार से दूसरे पार जाने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब नाविक की ज़रूरत पड़ती थी। कब? जब रेन हुआ करती थी। वैसे तो नदियाँ सूखी रहती थी तो निकल जाते थे, लेकिन रेन के टाइम पे नाविक की ज़रूरत पड़ती थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको बोला जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनके उत्तर भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।